हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे स्टील स्ट्रक्चर का। तो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में क्या पढ़ रहे थे? टेंशन मेंबर, है ना। तो टेंशन मेंबर में हमने पढ़ा था कि टेंशन मेंबर कहते किसको हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट इज परमिसिबल स्ट्रेस, और परमिसिबल स्ट्रेस किसी भी टेंशन मेंबर का कितना होता है उसके बारे में चर्चा किया। फिर हमने बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जो टेंशन मेंबर बताए थे उसका जो फॉर्मूला बताए थे उसमें क्या था? पीटी इक्वल टू सिग्मा 80 इंटू ए नेट, है ना। तो इसमें सिग्मा 80 का वैल्यू तो ऑलरेडी हमको पता रहता था कि 150 मेगापास्कल मतलब 150 मेगापास्कल होता था। मेरा मेहनत जो करना होता था, हमको जो मेहनत करना होता था वो नेट एरिया कैलकुलेट करने में मेहनत करना था। तो हमने एंगल सेक्शन का जितना भी केस था, मतलब सिंगल एंगल सेक्शन अगर कनेक्ट है तो क्या होगा, जब आपका डबल एंगल सेक्शन एक साइड में कनेक्ट है, सेम साइड में कनेक्ट है, तब क्या होगा, और जब आपका डबल एंगल सेक्शन दोनों मतलब आइदर साइड में गसेट प्लेट के कनेक्ट है, तब आपका नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालते हैं और उस पर कैसे न्यूमेरिकल अप्रोच करते हैं, उस सारे टेक्निक को हमने आपको बताया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का, ये तो आपको एंगल सेक्शन का हमने बताया था। अगर हम अब आपको बताने जा रहे हैं फ्लैट का। फ्लैट करने का मतलब है प्लेट का कैसे नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्लेट का जो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, जो कि हमने कनेक्शन में बताया था। फिर मैं यहां पे दोहरा देता हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, calculate the net cross section area, calculate the net cross section area of flat, calculate the net cross section area of flat। फ्लैट कहने का मतलब यहां पे होगा प्यारे बच्चों प्लेट। फ्लैट जब भी क्वेश्चन में बोलेगा तो इसका मतलब क्या समझना है? प्लेट। देखिए प्यारे बच्चों, फ्लैट क्या है। अब देखिए, इसमें भी केस वन है, इसमें भी केस वन है। केस वन क्या है? वेन चेन पैटर्न, चेन पैटर्न मतलब प्यारे बच्चों, जब आपका एंगल सेक्शन जब कनेक्ट होगा तो चेन पैटर्न, चेन पैटर्न आपको हम बताए थे फिगर के साथ। एक ये आपका सिंपल पैटर्न है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेन पैटर्न है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्या लग रहा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रहा है ना। तो देखिए, इसका नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का प्यारे बच्चों? ए नेट इक्वल टू बी माइनस एन डी इंटू टी। क्या हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा है क्या? नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का फॉर्मूला याद आ रहा था? याद कीजिए प्यारे बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आपका प्लेट जब हम बता रहे थे कनेक्शन में तो आपको बताए थे, है ना। तो ए नेट बराबर बी माइनस एन डी इंटू टी। यहाँ पे बी आपका क्या है प्यारे बच्चों? बी आपका जो है वो आपका विड्थ ऑफ प्लेट है। बी आपका क्या है? विड्थ ऑफ प्लेट, विड्थ ऑफ प्लेट। एन क्या है? नंबर ऑफ रिवेट इन वन कॉलम, इन वन कॉलम। देखिए वन कॉलम का मतलब ये कॉलम है प्यारे बच्चों, इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। एक कॉलम में देखिए तो कितना नंबर ऑफ रिवेट है? 1 2 3। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है ना। यहाँ पे डी क्या है प्यारे बच्चों? डायमीटर ऑफ होल। डायमीटर ऑफ होल निकालने के लिए आपको पता है। और टी क्या है प्यारे बच्चों? टी बराबर थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट कर दीजिए, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो प्यारे बच्चों, तो अगर आपको फ्लैट का नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना हो, किसका? फ्लैट का। मतलब फ्लैट करने का मतलब है प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, तो आपको देखना है कि प्लेट में कैसा पैटर्न है। अगर आपका चेन पैटर्न होगा, चेन पैटर्न मतलब सिंपल पैटर्न होगा, तो ए नेट कैसे निकालिएगा? बी माइनस एन डी इंटू टी। यहाँ पे बी क्या है? विड्थ ऑफ प्लेट। एन क्या है? नंबर ऑफ रिवेट इन वन कॉलम। डी क्या है? डायमीटर ऑफ होल। टी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। बात समझ में आया? अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों केस 2। यहाँ इसमें 2 ही केस है। दूसरा केस इसमें क्या होगा कि कैसे मतलब ये आपका स्टैगर्ड पैटर्न, कौन सा पैटर्न? स्टैगर्ड पैटर्न भी आपको हम बताए थे। तो स्टैगर्ड पैटर्न के केस में कैसे हम नेट एरिया निकालते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए प्यारे बच्चों, हम देखेंगे नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालते हैं किसी फ्लैट का, जब आपका कैसा पैटर्न है, स्टैगर्ड पैटर्न है। तो स्टैगर्ड पैटर्न कैसा था प्यारे बच्चों, 2 है फिर 1 है फिर 2 है फिर 1 है फिर 2 है फिर 1 है। तो प्यारे बच्चे वैसे केस के लिए नेट क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपको निकालना है, मान लीजिए ये आपका टेंशन मेंबर है, ये कौन सा मेंबर है, टेंशन मेंबर है। जब इस केस में आपको नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, बी माइनस एन डी प्लस P1 का होल स्क्वायर बाई 4G1 बटे P2 का होल स्क्वायर बाई 4G2। बात समझ में आया, आई इंटू 2। यहाँ पे B क्या है प्यारे बच्चों, B सेम है, विड्थ ऑफ प्लेट है, विड्थ ऑफ प्लेट। N क्या है, नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट। P1 एंड P2 क्या है, पिच। G1 एंड G2 क्या है, गेज। ये बताइए प्यारे बच्चों, आपका हम पिच क्या बताए थे, पिच आपका था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। गेज आपका था, गेज आप डिफिनीशन को अगर याद किए हैं तो आपको पता होगा, गेज का डिफिनीशन क्या बताए थे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रिवेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स के डायरेक्शन में जो निकालते हो पिच कहलाता है। तो पिच क्या होगा, देखिए एडजेसेंट रिवेट ये है तो दूसरा एडजेसेंट रिवेट ये है, तो इस डायरेक्शन में ये आपका क्या है, P1, तो ये आपका है P2। अब देखिए G1 क्या था, G1 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट रिवेट। तो एडजेसेंट रिवेट आपको ये नहीं है, ये है, मतलब ये नहीं ये है ना, ये और ये आपका कैसा एडजेसेंट रिवेट है, तो ये आपका कहलाएगा गेज। ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब इधर फोर्स है तो इधर क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये है G1, ये है G2। जनरली प्यारे बच्चों G1 G2 सेम होता है एंड P1 और P2 सेम होता है। बात समझ में आया, तो P1 P2 जनरली सेम होता है और G1 G2 क्या होता है, अलग होता है। बाई चांस अगर अलग अलग होता है तो आप अलग अलग करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस फॉर्मूले पे आज तक न्यूमेरिकल नहीं आया है, बट आपको पता करना जरूरी है। अगर मान लीजिए बुक में अगर कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए बुक में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आपको सॉल्व करना होगा, है ना। तो चलिए ये हम पूरी तरीके से नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का सारा फॉर्मूला बता दिए। एंगल सेक्शन का भी हमने बताया और आपको फ्लैट का भी बताया। बात समझ में आया। अब हम बात करेंगे सिलेंडरनेस रेशियो। तो प्यारे बच्चों आप ये सोचेंगे सर तो प्रीवियस क्लास में बोले थे कि हम डिजाइन बताएंगे। डिजाइन प्यारे बच्चों सिलेंडरनेस रेशियो, लग एंगल्स, टेंशन स्प्लाइस बताने के बाद बताएंगे, है ना। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम लोग बच जाएंगे सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर। किसी भी टेंशन मेंबर का कितना मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होता है डिजाइन करने के लिए, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो डिजाइन करने से पहले हमको देखना होगा सिलेंडरनेस रेशियो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो एंगल सेक्शन के केस में कैसे निकालते हैं और फ्लैट के केस में कैसे नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं, वो हमने आपको बताया, ठीक है ना। अब हम चलेंगे किसके बारे में, सिलेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए चलते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर। सबसे पहले आप ये बताइए कि सिलेंडरनेस रेशियो कहते किसको है। सिलेंडरनेस रेशियो आप बहुत जगह पे पढ़े होंगे। सिलेंडरनेस रेशियो किसको कहते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा ये बताइए सिलेंडरनेस रेशियो कहाँ पढ़े होंगे, जब हम आपको कॉलम पढ़ा रहे होंगे, कहाँ पे, आपका टॉस में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कॉलम पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पे भी जिक्र आया होगा सिलेंडरनेस रेशियो का। तो सिलेंडरनेस रेशियो हमने क्या बताया था, सिलेंडरनेस रेशियो को लेमडा से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है, एल इफेक्टिव बटे मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ये ना बताए थे, सिलेंडरनेस रेशियो को लेमडा से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ बटे मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है टेंशन मेंबर का मैक्सिमम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सिलेंडरनेस रेशियो का सबसे पहले कोई यूनिट नहीं होगा। पहला बात तो ये कि ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो इसका सिलेंडरनेस रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। अब देखिए सिलेंडरनेस रेशियो चेक करने का इसलिए जरूरत पड़ता है, उस केस में जरूरत पड़ता है जब टेंशन मेंबर पे टेंसाइल फोर्स जो आ रहा है वो रिवर्सल लोड के कारण आ रहा है। रिवर्सल लोड समझना होगा कि रिवर्सल लोड क्या होता है या रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। अगर रिवर्सल लोड है तो उससे आया हुआ स्ट्रेस रिवर्सल स्ट्रेस कहलाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों आप समझिए, मान लीजिए ये प्लास्टिक का कोई पेन है, ये क्या है आपका, प्लास्टिक का कोई पेन है, उसको तोड़ने के लिए आप देखिए ऐसे करते हैं क्या, एक बार देखिए तो
एक बार ऐसे 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 करते हैं क्या, तो ये जो आप स्टेज दे रहे हैं, एक बार कंप्रेशन एक बार टेंशन, एक बार कंप्रेशन और एक बार टेंशन, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रिवर्सल। रिवर्सल लोड दे रहे हैं, एक बार टेंशन एक बार कंप्रेशन, एक बार टेंशन एक बार कंप्रेशन। अगर आप किसी मेंबर पे टेंशन जो दे रहे हैं वो रिवर्सल स्ट्रेस के द्वारा दे रहे हैं, उस केस में आपको टेंशन मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो चेक करने का जरूरत पड़ेगा। बात समझ में आया, टेंशन मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो चेक करने का जरूरत आपको पड़ेगा। बात समझ में आया। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर इज चेक्ड फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। किसी भी टेंशन मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो चेक करने का जरूरत तब पड़ता है जब उस मेंबर पे क्या सब्जेक्ट कर रहा है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस के द्वारा टेंशन फोर्स आ रहा है। बात समझ में आया। अब चलिए प्यारे बच्चों 3 केस है इस केस में। पहला केस क्या है, इफ ए टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल लोड ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक। प्यारे बच्चों मान लीजिए किसी टेंशन मेंबर पे जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, अदर देन विंड और सिस्मिक। मान लीजिए ये जो प्यारे बच्चों ये जो आपका हो रहा है ये हवा के कारण भी हो सकता है। सिस्मिक का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक, भूकंप। बात समझ में आया। तो अगर विंड और सिस्मिक के अलावा मतलब विंड के कारण हो सकता है कि नहीं, टेंशन मेंबर आपका इस तरह से हो सकता है, इधर से भी हवा आ रहा है इधर से भी हवा आ रहा है, तो रिवर्सल स्ट्रेस विंड के कारण भी लग सकता है। अगर विंड के अलावे, विंड और सिस्मिक के अलावे दूसरे फैक्टर के कारण, विंड और सिस्मिक के अलावे दूसरे फैक्टर के कारण अगर किसी टेंशन मेंबर पे क्या आ रहा है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, उस केस में उस टेंशन मेंबर का मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 180 होना चाहिए। बात समझ में आया। हमने क्या बोला, इफ ए टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ लोड ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक। किसी भी टेंशन मेंबर पे अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आ रहा है अदर देन विंड और सिस्मिक के कारण, तो उस केस में आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, 180 होना चाहिए। अगर 180 से ज्यादा हो रहा है तो वो टेंशन मेंबर आपका फेल कर जाएगा। चलिए दूसरा केस प्यारे बच्चों, वैसा टेंशन मेंबर जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस जो आ रहा है ड्यू टू विंड और सिस्मिक के कारण है। किसके कारण हो रहा है, विंड और सिस्मिक के कारण अगर आपका आ रहा है तो आपका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू होगा 350। कितना होगा, 350 होगा। नेक्स्ट तीसरा केस, कोई केस नहीं है, फॉर एनी अदर मेंबर आपका कितना होगा स्लेंडरनेस रेशियो किसी भी टेंशन मेंबर का, 400। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ रहेगा कि विंड और सिस्मिक के कारण आया या अदर देन विंड और सिस्मिक के कारण आया। तो प्यारे बच्चों जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम ये मान के चलते रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस जब भी जनरेट करता है तो देखिए ना तो डेड लोड के कारण करता है ना तो लाइव लोड के कारण रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस डेवलप करता है, ये विंड और सिस्मिक फोर्स के कारण ही करता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो हम ये मान के चलेंगे कि विंड और सिस्मिक के कारण रिवर्सल स्ट्रेस आ रहा है और उसका मैक्सिमम वैल्यू टेंशन मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू 350 होगा। बात समझ में आया। तो अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा तो जब भी हम चेक करेंगे तो ये 350 को लेकर चेक करेंगे। बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों हमने आज बताया कि स्लेंडरनेस रेशियो किसी भी टेंशन मेंबर का जो आता है वो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो सकता है। तो स्लेंडरनेस रेशियो चेक करने का जरूरत तभी पड़ता है जब उस मेंबर पे रिवर्सल लोड लग रहा है। रिवर्सल लोड वो किसी भी कारण से लग सकता है, विंड और सिस्मिक के भी कारण लग सकता है या अदर देन विंड और सिस्मिक के कारण लगता है। अगर विंड और सिस्मिक के कारण आपका रिवर्सल लोड आ रहा है तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 180 और अगर ड्यू टू विंड और सिस्मिक के कारण रिवर्सल लोड आ रहा है तो 350। ठीक है। अगर फॉर एनी अदर मेंबर तो आपका 400। बात समझ में। जब आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता तो हम कितना लेकर चलते हैं, विंड और सिस्मिक के कारण, और वो होता है 350। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम चलेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लग एंगल्स एंड टेंशन स्प्लाइस। प्यारे बच्चों लग एंगल्स और जो टेंशन स्प्लाइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप इसको मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो को नोट डाउन कीजिए। अब हम चलेंगे लग एंगल्स की तरफ। तो प्यारे बच्चों एक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है लग एंगल्स, है ना। तो प्यारे बच्चों लग एंगल्स क्या है उसको लिखने से पहले हम समझ लेते हैं ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका गसेट प्लेट है, उसके साथ कोई एंगल सेक्शन आपका कनेक्ट किया गया है। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे एंगल सेक्शन जो कनेक्ट किया गया है, मान लीजिए कनेक्ट करने के लिए कितना रिवेट लगाए हैं, 2 रिवेट लगाया गया। कितना रिवेट, 2 रिवेट आपको लगाए है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए 2 रिवेट का जो रिवेट वैल्यू हम मान के चलते कितना है, 50
न्यूटन। कितना है आपका रिवेट वैल्यू? 50 न्यूटन। इसका भी 50 न्यूटन। बात समझ में आया? अब बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लग रहा है 110 न्यूटन। 110 न्यूटन आपको समझाने के लिए सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारा गसेट प्लेट है। इस गसेट प्लेट में हम क्या किए, एक एंगल सेक्शन कनेक्ट किए हैं। उस एंगल सेक्शन में दो रिवेट को कनेक्ट किया, दो रिवेट से कनेक्ट किया गया है, जिसका रिवेट वैल्यू कितना है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। अब देखिए प्यारे बच्चों, जबकि जो मेंबर पे मतलब गसेट प्लेट पे कितना लग रहा है? 110 न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, ये लग कितना रहा है? 110 न्यूटन, बट ये रेसिस्ट कितना करेगा? 50 न्यूटन ये करेगा और 50 न्यूटन ये करेगा, मतलब टोटल 100 न्यूटन रेसिस्ट करेगा। तो प्यारे बच्चों, लग रहा है फोर्स कितना? 110, और रेसिस्ट कर रहा है 100 न्यूटन। इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों? फेल कर जाएगा, क्योंकि सहने के लिए ताकत कितना है? 100 न्यूटन का, और लग रहा है 110 न्यूटन। बात समझ में आया? तो 110 न्यूटन लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो अगर हम इसमें एक और रिवेट लगा देंगे तो 50 50 50 क्या हो जाएगा? 150 न्यूटन, और लगेगा 110 न्यूटन, तो आराम से सालेगा, क्योंकि साने का शक्ति हो जाएगा 150 और उस पर लगने वाला फोर्स होगा 110, तो आराम से सालेगा। बट प्यारे बच्चों, यहां पे स्पेस नहीं है, यहां पे स्पेस नहीं है कि हम तीसरा रिवेट लगा सकते हैं। तो क्या करें? तो उस केस में हम क्या करेंगे? या तो हम एंगल सेक्शन को बदल दे। बात समझ में? एंगल सेक्शन को लंबा एंगल सेक्शन ले लेंगे, ताकि वो 3 रिवेट लगा लेगा, है ना। लंबा वाला मतलब मान लीजिए 80 mm का है, ISA 80 × 80 × 6, तो 80 को बदल के क्या कर देंगे? ISA 110 × 110 × 6, ताकि हम यहाँ पे एक तीसरा रिवेट लगा सके। पर प्यारे बच्चों, जब हम बड़ा वाला एंगल सेक्शन लेंगे तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो ऐसा हम क्या काम करें कि पैसा भी कम लगे और आपका 110 न्यूटन रेसिस्ट भी कर ले। तो 110 न्यूटन को रेसिस्ट करने के लिए हमको एक्स्ट्रा रिवेट लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाए? क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है नहीं। तो प्यारे बच्चों, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा एंगल सेक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एक छोटा सा एंगल सेक्शन लगाते हैं। बहुत ही छोटा सा एंगल सेक्शन होता है, और उसमें क्या होता है? 2 रिवेट कनेक्ट होता है। देखिए, एक आपका गसेट प्लेट के साथ और एक आपका मेन एंगल के साथ। बात समझ में? अब देखिए प्यारे बच्चों, इस 2 रिवेट के पास कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगा, और कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ के कारण 110 न्यूटन तो रेसिस्ट कर ही लेगा। दोनों रिवेट को मिला के 10-20 न्यूटन तो जरूर होगा फोर्स रेसिस्ट करने का ताकत। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, दोनों मिलकर क्या कर ले रहा है? 10 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स रेसिस्ट कर ले रहा है। तो अब क्या होगा कि ये आपका चारों रिवेट मिलकर 110 से ज्यादा रेसिस्ट कर लेगा, और ये कनेक्शन कभी भी फेल नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो छोटा एंगल सेक्शन लगा है, यही छोटा एंगल क्या कहलाएगा? आपका कहलाता है लग एंगल सेक्शन। तो देखिए प्यारे बच्चों, लग एंगल सेक्शन इसको कहते हैं, छोटे से एंगल को। बात समझ में? तो ये बताइए, इस लग एंगल सेक्शन का फायदा क्या हुआ? ये लग एंगल सेक्शन का फायदा हुआ कि आपका लेंथ ऑफ ज्यादा, मान लीजिए पहले तो इकोनॉमिकल कर दिया। क्यों इकोनॉमिकल कर गया? क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप लग एंगल सेक्शन नहीं लगाते तो आप एंगल सेक्शन को बदलना पड़ता, मेन एंगल सेक्शन को बदलना पड़ता, और मेन एंगल सेक्शन बहुत ही महंगा आता है। तो उस बहुत ही महंगा हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? कॉस्टली पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिकल कर देता है, लग एंगल सेक्शन क्या कर देता है? इकोनॉमिकल कर देता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा चीज, जब आपका, या तो हम ये भी बोल सकते हैं, कि लग एंगल सेक्शन क्या करता है? मेन एंगल सेक्शन का लेंथ को घटा देता है। बात ये भी तो कर सकते हैं, घटाता नहीं है, एक्चुअली घटाता नहीं है, मगर ये नहीं रहेगा लग एंगल सेक्शन, तो आपका लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लग एंगल के सेक्शन के सहारे हम मेन एंगल सेक्शन के लेंथ को घटाते हैं। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए इसी बात को अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? लग एंगल सेक्शन क्या? एक स्मॉल एंगल सेक्शन है जो कि मेन एंगल और गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पॉइंट वाइज लिख देते हैं। ए स्मॉल एंगल सेक्शन, ये स्मॉल एंगल सेक्शन कनेक्टेड टू द मेन एंगल, to accommodate excess number of rivet which can be provided
provided to main angle section is called lug angle section। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि ए स्मॉल एंगल सेक्शन कनेक्टेड टू द मेन एंगल। क्या बोले, एक छोटा सा एंगल सेक्शन है जो किसके साथ कनेक्ट है, मेन एंगल सेक्शन के साथ कनेक्ट है। और वो क्या करता है, क्या एकोमोडेट करता है, एकोमोडेट करने मतलब है पकड़ना, है ना। तो क्या एकोमोडेट करता है, एक्सेस नंबर ऑफ रिवेट। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक्सेस नंबर ऑफ रिवेट कनेक्ट किया है कि नहीं, एक और दो को आपका रिवेट मतलब जो एक्स्ट्रा रिवेट है उसको एकोमोडेट करके रखा। तो देखिए क्या बोला है कि आपका लग एंगल्स क्या, एक स्मॉल एंगल सेक्शन है जो कनेक्ट करता है मेन एंगल के साथ और क्या एकोमोडेट करता है, एक्सेस नंबर ऑफ रिवेट विच कैन बी प्रोवाइडेड टू द मेन एंगल्स। जो कहां पे प्रोवाइड किया जाता है, मेन एंगल में भी प्रोवाइड किया जाता है और आपका गसेट प्लेट के साथ भी प्रोवाइड किया जाता है। मेन एंगल सेक्शन इज कॉल्ड लग एंगल सेक्शन। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा पॉइंट अब हम लोग देखेंगे, टू प्रोवाइडिंग लग एंगल सेक्शन, टू प्रोवाइडिंग लग एंगल सेक्शन, length of connection decreases, length of connection decreases, that's why a structure member is economical। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला कि टू प्रोवाइड द लग एंगल सेक्शन। जब आप लग एंगल सेक्शन को प्रोवाइड करते हैं तो लेंथ ऑफ कनेक्शन को डिक्रीज कर देता है। एक्चुअली प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ कनेक्शन को डिक्रीज करने का मतलब है किसके साथ, मेन एंगल्स और गसेट प्लेट के साथ का जो लेंथ ऑफ कनेक्शन है उसको डिक्रीज करता है ना। अगर लग एंगल्स आप प्रोवाइड नहीं करते तो आपको मेन एंगल सेक्शन का लेंथ बढ़ाना होता और मेन एंगल सेक्शन और गसेट प्लेट के साथ कनेक्शन का लेंथ बढ़ जाता। तो लग एंगल्स के आने के कारण आपका मेन एंगल सेक्शन का लेंथ क्या कर दिया, कनेक्शन का लेंथ घटा दिया। अच्छा ये बताइए, जब लेंथ ऑफ मेन एंगल सेक्शन घट गया है तो क्या हो जाएगा, हम आपको क्या बोले थे कि पूरा मेंबर, पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल्स हो जाएगा। दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर मेंबर इज इकोनॉमिकल, है ना। चलिए लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट टू बी प्रोवाइडेड in lug angle section are 2। प्यारे बच्चों, लग एंगल सेक्शन में मिनिमम 2 रिवेट प्रोवाइड किया जाता है। मिनिमम एक, अगर आप एक रिवेट से कनेक्ट करना चाहिएगा तो नहीं कनेक्ट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों एक रिवेट आपका गसेट प्लेट के साथ जाएगा और एक रिवेट आपका मेन एंगल सेक्शन के साथ जाएगा। इसीलिए आपको कम से कम 2 रिवेट प्रोवाइड करना होगा। इन केस ऑफ लग एंगल्स को आप क्या करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको लग एंगल्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आप एग्जाम तक इसको आसानी से ले जा सकते हैं ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम इसके बाद करेंगे टेंशन स्प्लाइस का। किसका बात करेंगे, टेंशन स्प्लाइस का। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे टेंशन स्प्लाइस के बारे में। टेंशन स्प्लाइस होता क्या है, तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले टेंशन स्प्लाइस को समझ लेते हैं कि होता क्या है ना। मान लीजिए हमारे पास 2 मेन प्लेट है। देखिए जो ब्लू पेन से जो बनाया गया वो आपका मेन प्लेट्स है। ये आपका मेन प्लेट्स है और ये आपका मेन प्लेट्स है। 2 आपका मेन प्लेट्स है, ठीक है। जो आपका ब्लू मार्कर से बनाया गया वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, मेन प्लेट्स है। बट दोनों मेन प्लेट का जो है थिकनेस है प्यारे बच्चों वो अलग अलग है। मान लीजिए ये आपका है 20 mm का और ये आपका है 8 mm का। बात समझ में आया। ये आपका मेन प्लेट का थिकनेस है 20 mm और इस मेन प्लेट्स का थिकनेस है 8 mm। बात समझ में आया। अब फिर से सुनिए क्या बोले, 2 मेन प्लेट्स है, दोनों मेन प्लेट्स का जो थिकनेस है वो अलग अलग है, ठीक है ना। और दोनों मेन प्लेट्स को हमको रिवेट के साथ कनेक्ट करना है, वो भी बट ज्वाइंट कनेक्ट करना है। तो बट ज्वाइंट तो आपको समझ में आता होगा प्यारे बच्चों, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, तो आपको ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है ना, ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है। तो अब ये बताए प्यारे बच्चों, जब हम ऐसे कनेक्ट करेंगे
तो जो आपका कवर प्लेट होगा वो कवर प्लेट कैसे लगाएंगे, वो तो थिकनेस बराबर नहीं है ना, ऊपर खाली हो जाएगा नीचे खाली हो जाएगा, चाहे अगर ऊपर लगा के कीजिएगा तो नीचे खाली ऊपर खाली, मतलब आपको खाली स्पेस मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, खाली स्पेस में एक प्लेट लगाएंगे, खाली स्पेस में क्या लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे, ताकि वो जो गैप है वो पैक हो जाए, वो क्या हो जाए, गैप क्या हो जाए, पैक हो जाए। इसीलिए इस प्लेट को टेंशन स्प्लाइस भी कहते हैं या इसको पैकिंग प्लेट भी नाम है। इसको भरने के लिए, मतलब कवर प्लेट सही से काम करे उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेट लगाते हैं ताकि वो गैप को फिल कर सके, भर सके। तो यही जो प्लेट जो लगाते हैं इसको कहते हैं टेंशन स्प्लाइस या पैकिंग प्लेट। तो प्यारे बच्चों पैकिंग प्लेट जो होता है कब लगाएंगे, पहले समझिए। पैकिंग प्लेट या टेंशन स्प्लाइस हम कब यूज करेंगे, जब दो अलग थिकनेस के मेंबर को कनेक्ट करना होगा बाई बट ज्वाइंट, तो टेंशन स्प्लाइस का यूज करते हैं। बात समझ में आया आपको, बात समझ में आया। अब ये आपको बताइए, टेंशन स्प्लाइस का अगर हम यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होता है, डिक्रीज होगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों होगा, स्ट्रेंथ तो बढ़ना चाहिए ताकि आपका कनेक्शन बढ़िया हो रहा है। पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा उल्टा अगर आप सोचते हैं, उल्टा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि आपका पैर सही है ना, अगर आपका पैर टूट गया, टूटने के बाद आप कहां जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको फिर से कैसा हो करके उसको क्या कर देता है, जोड़ देता है। जब जोड़ता है तो क्या स्ट्रेंथ आपका वही होता है क्या, नहीं, उसका स्ट्रेंथ जो होता है सब कुछ डॉक्टर सही कर देता है, फिर भी उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, पैर का डिक्रीज कर जाता है। हम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, मान लीजिए प्यारे बच्चों जब दोनों मेन प्लेट्स का थिकनेस अगर बराबर होता, जब दोनों मेन प्लेट्स का थिकनेस आपका बराबर होता तो आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होता। जब आपका दोनों प्लेट्स का थिकनेस अगर ज्यादा हो, मतलब बराबर होता, तो आपका स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता, कनेक्शन का जो स्ट्रेंथ का वैल्यू होता वो ज्यादा होता। बट आपका जो मेन प्लेट का थिकनेस जो है वो अलग अलग है, उसी केस में आपको टेंशन स्प्लाइस लगाना पड़ रहा है। तो उस केस में जो होता है कनेक्शन जो स्ट्रेंथ होता है, कनेक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज होता है। बात समझ में आता है, डिक्रीज कम जाता है। किसके रिस्पेक्ट में कमता है, किसके रिस्पेक्ट में, जब दोनों प्लेट्स आपका सेम थिकनेस का होगा उसके रिस्पेक्ट में कम जाता है। तो प्यारे बच्चों इन्हीं बातों को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं ना। तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आया कि टेंशन स्प्लाइस या पैकिंग प्लेट को लगाने का जरूरत कब पड़ा, जब हम बट ज्वाइंट करते हैं और अलग थिकनेस का करते हैं। चलिए इन बातों को लिख लेते हैं। टेंशन स्प्लाइस, पहला पॉइंट, टेंशन स्प्लाइस इज यूज्ड when we want to connect butt joint of riveted connection of two different thickness of plate, देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला कि टेंशन स्प्लाइस इज यूज्ड, टेंशन स्प्लाइस वहां यूज होता है जहां व्हेन वी वांट टू, जहां पे हम चाहते हैं बट ज्वाइंट से कनेक्ट करना। किससे कनेक्ट करना, तो रिविटेड कनेक्शन, किससे, रिविटेड से कनेक्ट करना। अगर आप चाहते हैं कि बट ज्वाइंट कनेक्ट हो और रिविट से कनेक्ट हो और आपका थिकनेस कैसा है, आपका मेन प्लेट का थिकनेस कैसा है, डिफरेंट है, तो आपको क्या होगा, टेंशन स्प्लाइस को यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो हमने क्या लिखा, टेंशन स्प्लाइस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू कनेक्ट बट ज्वाइंट ऑफ रिविटेड कनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट थिकनेस ऑफ प्लेट। बात समझ में आया। चलिए दूसरा पॉइंट क्या बोले प्यारे बच्चों, हमने ये भी बताया था कि टेंशन स्प्लाइस को यूज करने से स्ट्रेंथ जो होता है कनेक्शन का वो डिक्रीज करता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। ड्यू टू टेंशन स्प्लाइस due to tension splice the strength of joint is decreases and reduction factor due to tension splice
ड्यू टू टेंशन स्प्लाइस इज बीटा PKG इजिकल टू 1 माइनस 0.0125 TPKG। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। ड्यू टू टेंशन स्प्लाइस, टेंशन स्प्लाइस के कारण द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इज डिक्रीजेज, जो ज्वाइंट का स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो भाई हम ये जानना चाहते हैं कि कितना डिक्रीज करता है, कितना डिक्रीज करता है वो जानना चाहते हैं। मान लीजिए तो रिडक्शन फैक्टर हमको जानना है, रिडक्शन फैक्टर जानना है कि कितना रिडक्ट होता है। तो रिडक्शन फैक्टर अगर कितना होता है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला का यूज करना होगा, बीटा PKG। बीटा PKG क्या है, रिडक्शन फैक्टर। बीटा PKG क्या है, रिडक्शन फैक्टर। और रिडक्शन फैक्टर कितना होता है, 1 माइनस 0.0125 इंटू TPKG। TPKG क्या है प्यारे बच्चों, तो TPKG है थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। पैकिंग प्लेट बोलिए, चाहे आप क्या बोल सकते हैं, टेंशन स्प्लाइस का थिकनेस बोल सकते हैं, पैकिंग प्लेट। बात समझ में आया। तो थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट पता होगा तो हम क्या निकाल लेंगे, रिडक्शन फैक्टर। और रिडक्शन फैक्टर से हम ये पता कर लेंगे कि अगर प्यारे बच्चों मान लीजिए कि अगर सेम थिकनेस का होता तो 100 न्यूटन से आता, मान लेते हैं ये कि 100 न्यूटन से आता। तो अब देखिए अगर पतला वाला है और इसका रिडक्शन फैक्टर निकाले तो रिडक्शन फैक्टर हमेशा 1 से कम आएगा। याद रखिएगा, रिडक्शन फैक्टर हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। मान लीजिए 0.8 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मान लीजिए रिडक्शन फैक्टर आपका कितना आया, 0.8, तो 0.8 से 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया, 100 न्यूटन। तो अब देखिए पहले सह रहा था 100 न्यूटन, बट टेंशन स्प्लाइस लगाने के कारण अब कितना सह रहा है, 80 न्यूटन। तो देखिए स्ट्रेंथ घटा या नहीं, 100 से 80 हो गया तो आपका स्ट्रेंथ घटा। तो हम ये रिडक्शन फैक्टर निकालना चाहते थे और ये रिडक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया। बात समझ में आया। यहाँ पे TPKG की जरूरत पड़ेगा आपका रिडक्शन फैक्टर निकालने के लिए, और TPKG का वैल्यू आपको गिवन होगा, है ना। और TPKG क्या है, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, सिलेंडरनेस रेशियो किस केस में चेक किया जाता है और किस केस में मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है वो हम देखे, है ना। फिर हमने देखा लग एंगल्स के बारे में, फिर हमने देखा टेंशन स्प्लाइस के बारे में। तो प्यारे बच्चों आपका ये जो लग एंगल्स है और जो टेंशन स्प्लाइस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ना। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम अगले क्लास में अब हम पढ़ेंगे इसका सबसे लास्ट टॉपिक आपका कौन सा है, डिजाइन करना। टेंशन मेंबर को कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो उसका चर्चा अगले क्लास में करेंगे, वो लास्ट टॉपिक आपका है, ठीक है ना, टेंशन मेंबर का। तो चलिए इसका नोट डाउन कीजिए। आज का क्लास बस यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू।